दोस्तों, आप सभी का द वॉचर्स इंडिया चैनल पर स्वागत है। और आज की मूवी हॉलीवुड के कुछ बेहतरीन मूवीज में से एक है और इसी मूवी पर बॉलीवुड ने मूवी बनाई थी। अगर आपको उस मूवी का नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मूवी की शुरुआत एक गर्भवती महिला को दिखाते हुए होती है जिस पर अभी अभी बिजली गिरी थी। उस महिला को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया जाता है। एम्बुलेंस के दरवाजे पर रुकते ही डॉक्टर तुरंत उसे अंदर लाने के लिए दौड़कर बाहर आते हैं। उसका पति ग्रेग दरवाजे पर उसके नतीजों का इंतजार करता है। जब वो वेटिंग रूम में बैठा होता है तो एक डॉक्टर उसके पास आता है और उसे ये दुखद खबर देता है कि उसकी पत्नी बच नहीं पाई। डॉक्टर ग्रेग को बताते हैं कि वह सिर्फ बच्चे को ही बचा पाए, लेकिन बच्चे में कुछ असामान्यताएं हैं। वे नवजात बच्चे का वर्णन बताते हैं कि नवजात शिशु पीला और बेरंग है। वह एक एल्बिनो है। उसमें किसी भी तरह का कोई पिगमेंटेशन नहीं है। डॉक्टर ग्रेग को बताता है कि ये आनुवंशिक है। ग्रेग पूछता है कि क्या ये सिर्फ त्वचा तक ही सीमित है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि बच्चे की आंखें भी पीली हैं और रोशनी के प्रति संवेदनशील हैं। ग्रेग अपने बच्चे को देखने की जिद करता है। डॉक्टर चेतावनी देता है कि बच्चा वो सब कुछ महसूस करता है जो उसकी मां महसूस करती है। इसके बावजूद ग्रेग अपने बच्चे को देखना चाहता है। जब ग्रेग पहुंचता है और इंक्यूबेटर के अंदर बच्चे को देखता है तो वह परेशान हो जाता है। ब्रेन वेव मॉनिटर असामान्य रूप से तेजी से ऊपर नीचे होने लगते हैं। भावनाओं से अभिभूत होकर पिता टूट जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि ये बच्चा उसका नहीं है। जब ग्रेग बच्चे के सामने टूटकर रोता है तो बच्चा भी रोने लगता है। इसलिए डॉक्टर ग्रेग को वहां से दूर ले जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद अधिकारियों को एक घर पर बुलाया जाता है। घर का मालिक मर चुका है और उसका पोता, जो सदमे में है, छिपा हुआ होता है। अधिकारी के साथ जेसी नाम की एक महिला भी होती है। जेसी उलझन में पूछती है कि वह वहाँ क्यों है, लेकिन डग उसे बताता है कि पोते में किसी तरह की विकलांगता है और उसे लगता है कि उसकी विकलांगता के कारण उसके दादा दादी उसे वहाँ छिपा कर रखते थे। जेसी और डग तहखाने में नीचे उतरते हैं। जेसी उससे शांति से बात करने की कोशिश करती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि डरने की कोई बात नहीं है। वहां अंधेरे में एक पीली सी आकृति बैठी होती है। वह लड़का शांत आवाज में अपना परिचय पाउडर के रूप में देता है। वह बताता है कि उसके दादाजी सीढ़ियों से गिर गए थे। वे उसे उस जगह से बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब वो आखिरकार सामने आता है तो वे दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वह लड़का असामान्य, एल्बिनो और नाजुक दिख रहा था। डग उसका असली नाम पूछता है और पाउडर अपना परिचय जेरेमी के रूप में देता है। फिर जैसी डग की ओर मुड़ती है और उससे उसके लिए कुछ खाने को लाने के लिए कहती है। डग के जाने के बाद जैसी पूछती है कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। जेरेमी बताता है कि उसके दादाजी ने उसे चेतावनी दी थी कि जब उनकी मौत हो जाएगी तो बुरे लोग उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर डग दूसरों को इस घटना के बारे में बताता है। बेसमेंट में वापस आकर जेसी जेरेमी से पूछती है कि क्या वह सच में यहीं रहता है, जिस पर जेरेमी उसे बताता है कि वह नीचे तभी आता है जब धूप बहुत तेज होती है। वह उसे बताता है कि सूरज की रोशनी से उसे कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। तेज धूप वाले दिनों में तो धूप का चश्मा भी उसे ज्यादा राहत नहीं दे पाता। जैसी उसे सूरज की रोशनी से बचाने वाले कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने का सुझाव देती है। जेरेमी कहता है वे बहुत महंगे होते हैं। जब वह उससे पूछती है कि क्या वह कभी स्कूल गया है तो जेरेमी उसे बताता है कि वह कभी स्कूल नहीं गया। इसके बावजूद जेरेमी का दिमाग बहुत तेज था। वह किताबें बहुत चाव से पढ़ता था और उसे हर एक शब्द याद रहता था। जब जेसी ने किताब का कोई भी पन्ना बताकर उसका टेस्ट लिया तो जेरेमी ने उसे एकदम सही सही सुना दिया। उसकी याददाश्त बेमिसाल थी। उसने अपनी पूरी पर्सनल लाइब्रेरी की सारी जानकारी अपने दिमाग में बिठा ली थी। अपने मृत दादाजी का सूट पहने और रंगीन चश्मा लगाए जेरेमी आखिरकार बेसमेंट से बाहर निकलता है। बाहर निकलने से पहले वह हिचकिचाता है, लेकिन आखिर में वह बाहर आ ही जाता है। दरवाजे पर खड़ी जैसी उसे दिलासा देने की कोशिश करती है और कहती है कि वह डरे नहीं। जेरेमी कहता है उसे डर नहीं लग रहा है। जैसे ही वह पुलिस की गाड़ियों के पास से गुजरता है, अचानक बिना किसी वजह से एक सायरन बजने लगता है। पुलिस वाले उसे बंद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जेरेमी जैसी के साथ गाड़ी में बैठता है और वे चले जाते हैं। तभी शेरिफ को कुछ अजीब सा नजर आता है। घर की छत पर बिजली से बचाने वाले रॉड लगे हुए होते हैं। डिप्टी एक और अजीब बात बताता है। दादाजी की लाश पर बिजली के झटके लगने के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें डिफिब्रिलेटर से झटका दिया हो। डग पूछता है कि क्या वह ये कहना चाह रहा है कि उस लड़के ने अपने दादाजी को मार डाला। डिप्टी उसे बताता है कि जेरेमी सिर्फ एक एल्बिनो सफ़ेद चमड़ी वाला लड़का ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ है। गाड़ी में बैठा जेरेमी ये सब देख रहा होता है और उसे मजा आ रहा होता है।
वह गाड़ी की खिड़की से खेलता है और चारों ओर देखता है। जैसी जेरेमी को पास के शहर विटन ले जाने का फैसला करती है, वह उसे लड़कों के एक अनाथालय में ले जाती है। जैसे ही वे गाड़ी से उतरकर अनाथालय की ओर चलते हैं, वहां खेल रहे लड़के उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जेरेमी का हुलिया उन सब से अलग था, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसी फोन पर किसी से बात करने के लिए अपने ऑफिस में चली जाती है, वह फोन पर बात कर रहे दूसरे व्यक्ति को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करती है कि वे जेरेमी को अनाथालय में रहने की इजाजत दे दें। जैसी जेरेमी को ध्यान से देखते हुए उसके बारे में कुछ बातें बताती है। जेरेमी के बहुत ज्यादा होशियार होने के बावजूद उसका बर्ताव बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा होता है, क्योंकि वह असल दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ था। जब वह अंदर फोन पर बात कर रही होती है तो जेरेमी दरवाजे के पास इंतजार करता रहता है। वहां बैठे बैठे वह देखता है कि थोड़ी देर पहले जो लड़के खेल रहे थे वे अब उसे छिप छिप कर देख रहे हैं। इसके बाद जेरेमी का दाखिला वहां पाउडर नाम से हो जाता है। वहां पहुंचते ही हर किसी का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। कैफेटेरिया में वह अकेला बैठा होता है। लड़कों का एक ग्रुप, जिसका लीडर जॉन नाम का एक लड़का था, वे सभी उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वे उसकी सफेद चमड़ी का मजाक उड़ाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों दिखता है और उसे वैम्पायर कहकर चिढ़ाते हैं। जेरेमी चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि वह उन लोगों के साथ किसी भी तरह की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन वे उसे छेड़ते रहते हैं, पूछते हैं कि क्या वह अभी अभी किसी कैंसर कैंप से निकला है। जेरेमी तब ऊपर देखता है और जॉन उसे आदेश देता है कि वह उसकी तरफ न देखे। वह कहता है कि उसे उसकी आंखें पसंद नहीं है, लेकिन जॉन यही नहीं रुकता। वह प्लेट छीन लेता है। जॉन नए छात्रों के लिए एक टेस्ट की घोषणा करता है। या तो अपनी नाक पर एक चम्मच को बैलेंस करो या कुछ ऐसा करो जो इससे कहीं ज्यादा शर्मनाक हो। पाउडर चम्मच उठाता है और उसे रगड़ने लगता है। जॉन हैरान होकर पूछता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन पाउडर चुपचाप उसे मेज पर रख देता है। चम्मच अचानक सीधा खड़ा रहता है, अजीब तरह से बिल्कुल स्थिर। फिर आसपास रखे सारे चम्मच उसकी तरफ उड़कर आते हैं, जैसे कोई चुंबक उन्हें खींच रहा हो। कमरा एकदम शांत हो जाता है। हर कोई चुप रहता है। जॉन अपने सामने जमा हुए बर्तनों के ढेर को देखता रहता है। किसी और चीज को छुए बिना एक और चम्मच उस ढेर पर उछल कर आ जाता है, जिससे वह ढेर ढह जाता है। कमरा हैरानी भरी चुप्पी में डूब जाता है। जेरेमी हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन जॉन नहीं मुस्कुराता। वो गुस्से और डर के मिले जुले भाव से उसकी तरफ देखता रहता है। इस बीच शेरिफ डग अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा होता है। अपने बेटे के साथ उसके रिश्ते में काफी तनाव था। वो उसके घर जाता है और दरवाजे पर ही उसे अपना बेटा मिल जाता है। बेटा उसे पापा कहकर पुकारता है, लेकिन डग उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है और उसका बेटा कार में बैठकर चला जाता है। डग उसे जाते हुए देखता है और फिर अपने घर के अंदर चला जाता है। अंदर नर्स उसका स्वागत करती है। वो पूछती है कि क्या उसे अपना बेटा स्टीफन मिला। डग चुप रहता है और नर्स उसे बताने लगती है कि स्टीफन वहां 3 घंटे तक रुका था। उसकी पत्नी अब बेहतर महसूस कर रही है, क्योंकि उसने अपने बेटे को देख लिया था। उसकी पत्नी एमा एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही होती हैं और असहनीय दर्द सह रही थीं। फिर डग उसे बताने लगती है कि उसने पहले क्या सुना था। उस अजीब नए लड़के के बारे में अफवाहें पूरे शहर में फैल चुकी होती हैं। यहाँ तक कि नर्स भी अपनी नाराजगी जाहिर करती है और खुलेआम जेरेमी का अपमान करती है। हालांकि शेरिफ उसका बचाव करता है और नर्स से कहता है कि जेरेमी वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा लोग उसके बारे में कहते हैं। इसी बीच एक स्थानीय डॉक्टर जेरेमी का मेडिकल चेकअप करता है और उसे उसमें कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। शारीरिक रूप से वो पूरी तरह से स्वस्थ है। बस एक ही चीज जो थोड़ी अजीब लगती है वो है उसके सिर और शरीर पर बालों का न होना, लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ एकदम ठीक है। उसे रोशनी के प्रति अपनी संवेदनशीलता से निपटने के लिए खास तरह के लेंस यानी चश्मे का इंतजाम किया जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि ये लेंस काउंटी फेयर के समय तक तैयार हो जाएंगे। वो पूछता है कि क्या वे लोग मेले में आएंगे, और जैसी इस बात की पुष्टि करती है कि उनमें से कुछ लोग जरूर आएंगे। फिर जेस डॉक्टर को धन्यवाद देती है और वहां से चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद जेसी जेरेमी की ओर मुड़ती है और उसे एक स्थानीय स्कूल के बारे में बताती है। वो उसे स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करती है और जेरेमी इस शर्त पर स्कूल जाने के लिए राजी हो जाता है कि तब तक उसके लिए जरूरी लेंस तैयार हो जाएंगे। स्कूल के अपने पहले दिन जेरेमी सेफ्टी लेंस पहने हुए बस से नीचे उतरता है। उसके आते ही स्कूल के मैदान में चल रही बातचीत अचानक रुक जाती है और हर किसी की नज़र उसी की ओर मुड़ जाती है।
जेरेमी उन सब के बीच से गुजरता है और अपनी ओर खिंचे चले आ रहे लोगों के ध्यान को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो अपनी पहली क्लास में जाता है, जहां फिजिक्स की क्लास चल रही थी और टीचर डोनाल्ड बच्चों को पढ़ा रहे थे। वो क्लास में मौजूद सभी बच्चों को जेकब्स लैडर नाम के एक उपकरण से परिचित कराते हैं। ये एक ऐसा यंत्र है जो बिजली के प्रवाह से ऊपर की ओर उठती हुई चिंगारियों को बनाकर बिजली के असर को प्रदर्शित करता है। इस प्रदर्शन के दौरान अचानक एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली घटना घटती है। जेकब्स की सीढ़ी से निकलने वाली बिजली की चिंगारियां हवा में तैरने लगती हैं और उसी वक्त जेरेमी के शरीर में भी कुछ हलचल होने लगती है। बिजली की एक तेज लहर उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। जेरेमी जमीन से ऊपर उठ जाता है। जैसे ही उसके चारों ओर बिजली की लहरें दौड़ती हैं, वो हवा में तैरने लगता है। टीचर घबराकर इस रिएक्शन को रोकने के लिए डिवाइस को तोड़ देता है। जब डोनाल्ड मदद के लिए हाथ बढ़ाता है तो जेरेमी के शरीर से एक करंट उछलकर उसके शरीर में चला जाता है, जिससे उन्हें जोर का झटका लगता है। इस घटना के बाद जेरेमी को अस्पताल ले जाया जाता है। डग जेरेमी का हालचाल जानने के लिए तेजी से अस्पताल पहुंचता है। डिप्यूटी उसे बताता है कि बाहर रिपोर्टर जमा हो गए हैं, लेकिन डग उन्हें अंदर आने से रोकता है और डिप्यूटी से कहता है कि उन्हें वहां से भगा दे। डिप्यूटी उसे चेतावनी देता है कि जब तक कोई उनसे बात नहीं करेगा वे वहां से नहीं जाएंगे, लेकिन डग जिद करता है कि उन्हें किसी भी हाल में अंदर न आने दिया जाए। अंदर डग देखता है कि डोनाल्ड डॉक्टर से बहस कर रहा है। डोनाल्ड ने जेरेमी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया था। डग को देखते ही डोनाल्ड उससे शिकायत करता है। फिर डग जेरेमी से कहता है कि उसने अलग अलग बच्चों से अलग अलग कहानियां सुनी हैं और उसे डोनाल्ड से ये कन्फर्म करना है कि असल में हुआ क्या था। तब डोनाल्ड ये बताना शुरू करता है कि फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ था। जब वो कहता है कि वो हवा में ऊपर उठ गया तो डॉक्टर उसे बीच में ही रोक देता है। वो बताता है कि बिजली के झटके का कोई निशान नहीं है। जेरेमी को खरोंच तक नहीं आई है। उसकी हृदय गति थोड़ी अनियमित है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो डोनाल्ड द्वारा बताए गए बिजली के झटके का संकेत दे। लेकिन डोनाल्ड बीच में ही टोकते हुए कहता है कि उसके स्वेटर में बोलिंग बॉल के आकार का जला हुआ छेद है। फिर डोनाल्ड अनुमान लगाता है कि जेरेमी बिजली के एक जीवित चालक की तरह व्यवहार कर रहा था। क्लास में जो हुआ वो वैज्ञानिक रूप से असंभव था, फिर भी वो हुआ। जेरेमी ने 30 फीट दूर से बिजली की एक धारा को आकर्षित किया था, और आकर्षित बिजली केवल जेकब की सीढ़ी से नहीं थी। एक पल बाद ऐसा लगा जैसे वो पूरी इमारत से आ रही हो। फिर वो पूछता है कि क्या वे जानना चाहते हैं कि उसके शरीर पर बाल क्यों नहीं हैं। वो निष्कर्ष निकालता है कि जेरेमी को इलेक्ट्रोलाइसिस है और उस पर बाल नहीं उग सकते। उसी क्षण डॉक्टर को जेरेमी के कमरे में बुलाया जाता है, क्योंकि कमरा खाली था। जेरेमी किसी को पता चले बिना अस्पताल से निकल गया था। डग जेरेमी को ढूंढने की सूचना देता है। जेरेमी कस्बे में भटकता रहता है, तभी उसकी मुलाकात लिंडसे से होती है, जो उसकी क्लासमेट है, और लिंडसे का कुत्ता जेरेमी पर जोर जोर से भौंकता है। जेरेमी कुत्ते को सहलाने लगता है और उसे शांत कर देता है। लिंडसे उसे इतनी जल्दी ठीक ठाक देखकर हैरान रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी ठीक होगा। जेरेमी बताता है कि उसे उस घटना पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन लिंडसे ऐसा नहीं सोचती। जेरेमी लिंडसे को बताता है कि उसकी दादी कहा करती थीं कि उसका व्यक्तित्व बहुत ही जोशीला है, जिससे लिंडसे हंसने लगती है। फिर वो उसकी आंखों के रंग की तारीफ करती है, लेकिन जब जेरेमी अपना एक लेंस निकालता है तो लिंडसे ऑकवर्ड हो जाती है। जेरेमी आसपास के लोगों को देखता है जो उसे घूर रहे होते हैं। फिर वो कबूल करता है कि वो लोगों को सुन सकता है, न केवल उनकी आवाज़ें बल्कि उनके विचार, डर और यादें भी। लिंडसे उस पर विश्वास नहीं करती और इसे उसकी कल्पना बताकर टाल देती है। वो पूछती है कि क्या जेरेमी ठीक है, जिस पर जेरेमी पुष्टि करता है कि वो ठीक है। फिर जेरेमी पूछता है कि क्या उसे इंटरस्टेट रोड का रास्ता पता है। लिंडसे इशारों में जेरेमी को रास्ता दिखाती है और फिर से पुष्टि करती है कि क्या जेरेमी सचमुच ठीक है। जेरेमी उसे दिलासा देता है और चलने लगता है। लिंडसे उसके पीछे से आवाज देकर मजाक में चेतावनी देती है कि वे भागने वाले लड़कों को पकड़कर कारावास में डाल देते हैं। जेरेमी भी हंसकर अलविदा कहता है और आगे बढ़ जाता है। जेरेमी उस दिशा में अकेला चलता है जो लिंडसे ने उसे बताई थी। वो अपने पुराने घर लौटना चाहता था, लेकिन अचानक उसके सामने 2 गाड़ियां आकर रुक जाती हैं। ये डग और डिप्यूटी होते हैं। जेरेमी को पास खड़े डिप्यूटी में डर महसूस होता है। जब वो ये बात जोर से कहता है तो डिप्यूटी गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन डग उसे रोकता है। जेरेमी मिन्नत करता है कि उसे वापस अस्पताल न भेजा जाए, क्योंकि वो खुद को बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा है।
डग वादा करता है कि वे बस डॉक्टर को बुलाएंगे और अगर डॉक्टर कह देता है कि जेरेमी ठीक है तो वे उसे वापस सेंट्रल ले जाएंगे। हालांकि जेरेमी वहां भी वापस नहीं जाना चाहता था। मैं तुम्हें जितना हो सके उतने प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डग परेशान होकर जेरेमी से कहता है। जेरेमी आखिरकार मान जाता है और कार में बैठ जाता है। डग पूछता है कि क्या उसे खास तौर पर इस अस्पताल से नफरत है या आम तौर पर किसी भी अस्पताल से। जेरेमी आखिरकार उसे बताता है कि इस अस्पताल से उसकी जिंदगी की सबसे बुरी याद जुड़ी है। इसी बीच शिक्षा मंत्रालय से एक प्रोफेसर स्कूल आते हैं जो जेरेमी के आईक्यू टेस्ट के नतीजों से प्रभावित होकर आए होते हैं। जैसी दरवाजे पर जेरेमी का इंतजार कर रही होती है, वो पूछती है कि क्या उसने पहले कभी कोई आईक्यू टेस्ट दिया था। जेरेमी कहता है उसने कभी नहीं दिया था। फिर जैसी पूछती है कि उसकी दादी से ट्यूशन लेना कैसा रहा। जेरेमी उसे बताता है कि उसकी दादी कहा करती थीं कि वो बहुत जल्दी सीखता है। फिर वो उस ऑफिस में जाता है जहां दूसरे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसी उनमें से एक का परिचय डॉक्टर एरन स्टिपलर से कराती है, जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड से हैं। वे समझाते हैं कि वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि जेरेमी के स्कोर असाधारण से भी ज्यादा थे, बिल्कुल ही अलग। फिर भी जेरेमी ने ये सारा ज्ञान सिर्फ पढ़ने से हासिल किया था। टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसके आसपास बहुत ज्यादा बेचैनी और अफरा-तफरी मच जाती थी। वो उन्हें देख नहीं पाता था, वे उनकी मौजूदगी पर खराब होने लगते थे। जेरेमी उन्हें बताता है कि मैं कभी टेलीविजन नहीं देख सकता। फिर डोनाल्ड टीवी चालू करता है कि क्या होगा, लेकिन टीवी में गड़बड़ी होने लगती है और आखिरकार वो बंद हो जाता है। फिर एरन समझाता है कि जेरेमी में अब तक किसी भी इंसान में दर्ज सबसे ज्यादा बौद्धिक विकास हुआ है। लेकिन जेरेमी बताता है कि तारीफों का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। उसे शोहरत या पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस खेत पर अपनी शांत जिंदगी में लौटना चाहता है। जेरेमी पूछता है कि क्या वे उसे वापस भेज सकते हैं, लेकिन जैसी उसे बताती है कि अब फार्म पर बैंक का कब्जा हो गया है। जेरेमी डॉक्टर के आने के पीछे की असली वजह जानता था, क्योंकि इतनी तारीफों के बावजूद एरन उसका जश्न मनाने नहीं आया है। उसे लगता है कि जेरेमी एक धोखेबाज है। उसका मकसद तारीफ करना नहीं बल्कि उसका पर्दाफाश करना है। इस शक से जेरेमी के अंदर कुछ सुलग उठता है। उसके अंदर जबरदस्त गुस्सा उमड़ पड़ता है और एक बार फिर आसपास की मशीनें खराब होने लगती हैं, जो उसकी भावनात्मक स्थिति पर हिंसक प्रतिक्रिया देती हैं। जेरेमी गुस्से से कहता है, तुम पहले से जानते हो, मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूं। वो कमरे से बाहर निकल जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान और परेशान छोड़ जाता है। इसके कुछ ही देर बाद अनाथालय के लड़के कैंपिंग ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। शेरिफ और उसका डिप्यूटी इस ट्रिप के इंचार्ज होते हैं। जेरेमी अकेला बैठा है जबकि बाकी लड़के आग के पास बैठे होते हैं। डग जेरेमी की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है कि शुरू में वो इस ट्रिप पर क्यों नहीं आना चाहता था। जेरेमी कड़वे लहजे में जवाब देता है कि वो सिर्फ एक ही जगह जाना चाहता है, अपने घर। वो कहता है, मैं ऐसी किसी भी जगह पर नहीं रहना चाहता जो मेरा घर ना हो। डग उसे समझाता है कि जैसी जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करती है, और अगर जेरेमी सचमुच उतना ही होशियार है जितना कि सब लोग कहते हैं तो उसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि जैसी ही उसकी एकमात्र सच्ची दोस्त है। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। डग उसे बताता है कि पोहो काउंटी के ऊपर तूफान आ गया है। देखते ही देखते एक जोरदार तूफान आ जाता है। जेरेमी कहता है, मैं इसे अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। फिर वो डग को समझाता है कि जब भी कोई तूफान आने वाला होता है तो उसे उसका एहसास पहले ही हो जाता है, मौसम के पूर्वानुमानों से नहीं बल्कि अपने शरीर के भीतर से। उसकी दादी का मानना था कि बिजली असल में भगवान का ही रूप होती है। बिजली गिरने से उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, ये याद उसे सताती रहती थी और तूफान उसे भयभीत कर देते थे। जब डग पूछता है कि क्या उसके दादा दादी ने उसे उसकी माँ की मृत्यु के बारे में बताया था, तो जेरेमी बस इतना कहता है कि उसे याद है, भले ही वो उस समय गर्भ में ही था। फिर जेरेमी उठता है और चला जाता है। अगले दिन जेरेमी जंगल में चला जाता है। वहां पहुंचते ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। जेरेमी के चारों ओर झाड़ियों से छिपकलियां निकलती हैं। वो घुटनों के बल बैठता है और एक छिपकली को उठाता है और उसे देखने लगता है। तभी अचानक मिच और जॉन उसके पीछे आ जाते हैं। छिपकलियां जल्दी से छिप जाती हैं और जेरेमी बिना देखे ही पहचान लेता है कि वे कौन है। वे उससे पूछते हैं कि वो जंगल में इतनी गहराई में क्या कर रहा है, और जेरेमी हमेशा की तरह चुप रहता है। जॉन के हाथ में एक राइफल होती है जिसका मुंह जेरेमी की ओर होता है। जेरेमी घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे धमकाता रहता है। इससे पहले कि कुछ और बिगड़े, पास में ही एक गोली चलने की आवाज आती है। लड़के ये देखने के लिए दौड़ते हैं कि गोली कहाँ चली। डिप्टी ने एक हिरन पर गोली चलाई और उसे गोली लग गई थी। जानवर दर्द से तड़पते हुए गिर जाता है।
लेकिन डिप्टी ने बच्चों को किसी को न बताने की चेतावनी दी। लेकिन जेरेमी उस मरते हुए जानवर के पास जाता है और उस पर हाथ रखता है। फिर जेरेमी डिप्टी का हाथ पकड़ लेता है और उस पल में जेरेमी ने डिप्टी को उस हिरन के दर्द का एहसास कराया था जो उसे डिप्टी ने दिया था। डिप्टी दर्द से चीखते हुए गिर जाता है। हिरन की मृत्यु के समय की पीड़ा से वो पूरी तरह टूट गया था। जेरेमी ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक जॉन ने अपनी राइफल नहीं उठाई। जॉन ने आखिरकार राइफल आसमान में चला दी, जिससे सब चौंक गए। लड़के डिप्टी को घेर लेते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिप्टी चीखता रहता है। बाद में डग और जेसी से बात करते हुए जेरेमी बताता है कि उसने डिप्टी पर हमला नहीं किया था, उसने बस उसे उस जानवर के दर्द को समझने में मदद की थी, शब्दों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से। जेरेमी अब किसी से मिलना नहीं चाहता था। जैसी भी उसे अब दूसरे लोगों जैसी लग रही थी जो बस उसे अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। वो अपनी बात समझाने से थक चुका था। जेरेमी जेसी से कहता है कि एक दोस्त ऐसा काम नहीं करेगा जो वो कर रही है। वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, घर जाना। दूसरी तरफ डग अपनी ही एक लड़ाई लड़ रहा था। उसकी पत्नी एमा घर पर ही तकलीफ झेल रही होती है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि उसे वापस अस्पताल ले जाया जाए, उसका दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। लेकिन डग ऐसा नहीं कर सकता था। वो कमज़ोर होती जा रही है और वे दोनों ये जानते हैं। फिर भी जब तक वो बोल सकती है वो उसे जाने नहीं देगा। उसे थामे रखना ही उसे अपनी बची हुई एकमात्र चीज़ लगती है। एक शाम जेरेमी कैफेटेरिया में अकेला बैठा था, खामोश और गुमसुम। तभी उसका फिजिक्स का टीचर डोनाल्ड उसके पास आकर बैठ गया। डोनाल्ड को जेरेमी में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उसे महसूस हो गया था कि जेरेमी सिर्फ अलग ही नहीं बल्कि वो असाधारण है। पिछली बार जब उसने जेरेमी को छुआ था तो उसे कुछ महसूस हुआ था। डोनाल्ड का मानना है कि जेरेमी लगभग शुद्ध ऊर्जा का ही रूप है और वो उस पड़ाव के करीब पहुंच गया है जहां उसे शायद किसी भौतिक शरीर की जरूरत ही ना हो। डोनाल्ड के अनुसार जेरेमी का दिमाग उस स्तर पर काम करता है जो इंसानी समझ की मौजूदा पहुंच से कहीं परे है, मानो जेरेमी किसी सुदूर भविष्य से आया हो। डोनाल्ड जेरेमी से कहता है, हो सकता है कि तुम ही भविष्य के इंसान हो। फिर डोनाल्ड ने जेरेमी की ओर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जेरेमी ने वो हाथ थाम लिया, लेकिन ऐसा करते हुए उसने डोनाल्ड से पूछा कि क्या वो उसे कोई जादू देखना चाहेगा। तभी टीचर के शरीर में बिजली का एक झटका सा दौड़ गया। जेरेमी ने बताया कि उसके दादा दादी हमेशा उसे छूने से डरते थे। उसके भीतर छिपी उस शक्ति ने हमेशा दूसरों को उससे दूर ही रखा था। लेकिन डोनाल्ड ने फिर से उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसे समझाया कि जेरेमी से डरना बिल्कुल भी सही नहीं है। डोनाल्ड ने उसे दिलासा दिया, जिस वजह से जेरेमी रो पड़ा। दूसरी तरफ डग डिप्टी से मिलने जाता है। डिप्टी के स्वभाव में अब बदलाव आने लगा था। जंगल में जेरेमी के साथ बिताए उस पल ने उसके मन पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। उस छोटे से जुड़ाव के दौरान उसे जो कुछ भी महसूस हुआ था, उसकी यादों से परेशान होकर उसने शिकार करना ही छोड़ दिया। उसने अपने घर से सारे हथियार हटा दिए, शहर की शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मना कर दिया और यहाँ तक कि ड्यूटी के दौरान भी बंदूक रखना छोड़ दिया। उस अनुभव ने, जिसमें उसने मरते हुए हिरण के दर्द को खुद महसूस किया था, उसके भीतर कुछ तोड़ सा दिया था। अब वो बंदूक का ट्रिगर नहीं दबा पाता था। एक रात डग जेरेमी के पास एक छोटी सी गुजारिश लेकर आता है। उसने जेरेमी से अपने घर आने को कहा, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी के लिए। एमा अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। डग ये समझना चाहता था कि एमा इस वक्त कैसा महसूस कर रही है और ये जानना चाहता था कि उसके मन में अंतिम विचार क्या चल रहे हैं। जेसी ने कहा कि हो सकता है तुम्हारे लिए मेरे साथ वहां जाना ठीक रहे। जेरेमी एमा के पास बैठ गया और उसे सुनने लगा। भले ही एमा के होठों से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। एमा इस दुनिया को छोड़कर जा नहीं पा रही थी। वो शांति से मरना चाहती थी, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक रखा था। उसके विचार एकदम साफ थे। उसे आराम करने से पहले अपने पति और बेटे को आपस में सुलह करवाने की जरूरत थी। फिर एमा ने अपनी पुरानी अंगूठी मांगी, जिस पर डग ने जेरेमी को बताया कि वो अंगूठी खो गई है। लेकिन जेरेमी ने उससे कहा कि वो नाइट स्टैंड पर रखे बक्से में देखे, और वो अंगूठी उसी बक्से के अंदर थी। स्टीफन को वो उनके पुराने घर में मिली थी। एमा के लिए जेरेमी सिर्फ एक लड़का नहीं था, उसे यकीन था कि वो उसे राह दिखाने आया एक फरिश्ता है। डग ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई, उसके बगल में लेट गया और रोने लगा। नर्स ने जब महसूस किया कि अब उसका अंत नज़दीक है, तो उसने स्टीफन को जल्दी से आने के लिए बुलाया। बाहर पिता और बेटे बरसों बाद पहली बार गले मिले। अगले दिन जेरेमी शहर के मेले में आया। हमेशा की तरह सब उसे घूर रहे थे। लोगों को उसने एक लड़का नहीं दिखा, उन्हें उसमें एक रहस्य, एक खतरा या उससे भी बदतर कुछ दिखा। वो सहजता से उनके मन की बात समझ गया। कई लोगों का मानना था कि वो किसी न किसी तरह एमा की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे,
वे उस शांति को नहीं समझ पा रहे थे जिसे पाने में उसने एमा की मदद की थी। लिंजी से धीरे से बात करते हुए जेरेमी ने वो समझाने की कोशिश की जो दूसरे नहीं देख पा रहे थे। लोगों को ये मानना पसंद है कि वे हर चीज से अलग हैं, अपनी ही दुनिया में अकेले हैं, लेकिन हर चीज, हर इंसान, हर प्राणी, हर सांस जुड़ी हुई है। उसे ये दिखाने के लिए जेरेमी ने हाथ बढ़ाया और लिंजी को अपने भीतर आने दिया। एक पल के स्पर्श में लिंजी ने उसकी धड़कन महसूस की। लिंजी ने उसका दर्द महसूस किया। उसने जेरेमी के पिता को देखा, एक ऐसा आदमी जिसने हमेशा उसे नकारा था, जो अपने ही बेटे को घृणित और अवांछित समझता था। लेकिन लिंडसे ने वो देखा जो जेरेमी के पिता कभी नहीं देख पाए। उसने जेरेमी से कहा कि उसका चेहरा अब तक का सबसे सुंदर चेहरा है जो उसने देखा है। फिर लिंडसे जेरेमी को चूमती है। लेकिन लिंडसे के पिता ने उन्हें देख लिया और क्रोध से आग बबूला हो गए। वे जेरेमी पर झपटे, उसे मारने के लिए तैयार थे, लेकिन जेसी ने ठीक समय पर बीच में आकर स्थिति को संभाल लिया। फिर भी नुकसान हो चुका था। जेरेमी ने पल भर के लिए जो गर्माहट महसूस की थी वो गायब हो गई। इसके बाद जेरेमी ने फैसला कर लिया कि अब सब खत्म हो गया है। ये जगह उसके लिए नहीं थी। उसने अपना सामान पैक किया और फार्म लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन जाने से पहले वो जिम में रुका ताकि सामान्य जीवन का एक आखिरी दृश्य देख सके। लेकिन जॉन ने उसे लड़के को देखते हुए देख लिया। नफरत से भरा जॉन इसे अपनी आग में घी डालने जैसा समझ गया। वो जेरेमी की ओर बढ़ा, उसकी टोपी उतार दी और फिर से उसका मजाक उड़ाने लगा। तभी जेरेमी ने एक नाम लिया, ऐसा नाम जो केवल जॉन के शराबी सौतेले पिता ने कभी लिया था। वो शब्द मुक्के की तरह जॉन को लगा। सालों के दुर्व्यवहार से त्रस्त जॉन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से से आग बबूला होकर जेरेमी को दीवार पर धक्का दिया। बाहर आसमान गरज उठा, ऊपर गरज की आवाज गूंजी। जॉन और उसके गिरोह ने क्रूरता से जेरेमी को बाहर खुले में घसीट लिया। केवल मिच ही हिचकिचाया। उसने बोलने की कोशिश की, आने वाली मुसीबत को रोकने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने जेरेमी के कपड़े उतार दिए, उसकी पीली त्वचा को उजागर किया और उसके शरीर का मजाक उड़ाने लगे। उनके लिए उसका गोरापन कमजोरी था। जॉन ने जेरेमी को कीचड़ से लथपथ और अपमानित हालत में एक गड्ढे में फेंक दिया। दो अन्य लड़कों ने उसे खींचकर ऊपर उठाया और उसे पकड़े रखा ताकि जॉन अपना अत्याचार जारी रख सके। ऊपर तूफान और तेज हो गया। बिजली की एक चमक से आकाश जगमगा उठा। लेकिन अचानक हालात बदलने लगे। उन लड़कों के शरीर पर लगी धातु की वस्तुएं चुंबकत्व के बल पर जेरेमी की ओर खींची चली जाने लगी और कंपन करने लगी। हवा गन्ही, बिजली से भरी और अस्थिर हो गई। फिर अचानक जेरेमी ने एक ऊर्जा का विस्फोट किया। इसने सभी को जमीन पर गिरा दिया और उन्हें मैदान में बिखेर दिया। लड़के संभलने की कोशिश कर रहे थे। जॉन, उसका दिल बिजली के झटके से रुक गया था। जेरेमी उसके पास पहुंचा, उसके बगल में घुटनों के बल बैठा और उसे होश में लाने लगा। सीपीआर करने के बजाय उसने अपने हाथों से बिजली के झटके दिए। बार बार उसने जॉन की छाती को झटके दिए और फिर आखिरकार दिल की धड़कन वापस आ गई। जॉन ने सांस लेने के लिए जोर से सांस खींची। मिच ने, जो इस सब से हिल गया था, जेरेमी को भागने में मदद करने का वादा किया। उस रात जेरेमी भूसे से भरे एक ट्रक में छिप गया और वापस उसी जगह चला गया जहां उसे हमेशा अपनापन महसूस होता था। वो फार्म और अपने तहखाने में लौट आया जो अब खाली और शांत था। जल्द ही जैसी वहां पहुंची और जेरेमी को अकेला बैठा हुआ देख लेती हैं। वो सब कुछ जो इस जगह को घर जैसा बनाता था अब चला गया था। जैसी ने जेरेमी को भरोसा दिलाया कि वे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वहां डोनाल्ड भी आ जाते हैं और मदद करने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, पुलिस वहां पहुंच गई थी। जैसी डग की तरफ मुड़ी और उससे एक आखिरी मदद मांगी। उसने उससे गुजारिश की कि वो इस मामले में दखल ना दे, बस इस एक बार के लिए। आसमान में फिर से बिजली कड़कने लगी थी। शेरिफ हिचकिचाया और फिर उसने अपने डिप्टी को पीछे हटने और वहां से चले जाने का आदेश दिया। लेकिन जेरेमी गाड़ी में नहीं बैठा। वो वहीं खड़ा रहता है, बिना हिले डुले, जैसे वो किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा हो जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता था। जेरेमी डग की तरफ मुड़ा और कहा कि उसकी पत्नी कहीं नहीं गई है, क्योंकि अब वो हर जगह मौजूद थी। उसकी मौजूदगी किसी रूप में नहीं, बल्कि उनके आसपास की हर चीज में महसूस हो रही थी। उसे बस यही समझने की जरूरत थी। फिर जेरेमी दौड़ पड़ा, जिस कारण वे सभी लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे थे। खुले मैदान में जेरेमी दोनों बाहें फैलाए हुए दौड़ रहा था, जबकि ऊपर आसमान में बिजली कड़क रही थी और ठीक उसी जगह पर बिजली गिरी जहां जेरेमी खड़ा था। लेकिन गिरने के बजाय वो एक जबरदस्त शक्ति से भर गया। उस ऊर्जा ने जेरेमी को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया और उसे किसी और ही चीज में बदल दिया।
जेरेमी दौड़ता रहा और ज्यादा से ज्यादा चमकने लगा, जब तक कि वो एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में पूरी तरह से ओझल नहीं हो गया। वो ऊर्जा का विस्फोट बाहर की ओर फैल गया और एक शुद्ध भावना की लहर की तरह हर किसी के भीतर से गुजर गया। एक शुद्ध प्रस्तुति। अब किसी शरीर की सीमाओं में बंधा ना रहकर जेरेमी हर चीज का एक हिस्सा बन गया था।